we will start with our first topic, that is laws of thermodynamics. There are four different laws of thermodynamics, that is zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and lastly the third law of thermodynamics. Out of these three laws, we have in our syllabus we have zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, and second law of thermodynamics. So in the upcoming slides we will discuss these three different laws in so firstly we will discuss the zeroth law of thermodynamics. So the zeroth law of thermodynamics is that if two system if two systems are in thermal equilibrium with a third system, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they also in thermal equilibrium with each other. For understanding this statement we will take one example. जैसे कि आपको दिख रहा है एक कंटेनर है, ये जो ग्रीन कलर का इसको मैंने कंटेनर लिया और इसके अंदर में तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है। एक गैस का नाम है गैस ए, एक का है बी और एक का है सी। और ये जो गैसेस है इसको मैंने डिफरेंट वॉल्स के साथ में क्या किया, पार्टीशन किया। जैसा ये आपको ब्लू कलर की जो वॉल दिख रही है, ये वॉल है आपकी कंडक्टिंग वॉल। ये कौन सी वॉल है आपकी? कंडक्टिंग वॉल। अभी कंडक्टिंग वॉल मतलब क्या? कंडक्टिंग वॉल मतलब वो चीज जो हीट को ट्रांसफर कर सकती है। मतलब इससे जो ए है इससे हीट बी में जा सकती है, इससे हीट सी में जा सकती है, या फिर सी की हीट ए को जा सकती है या बी की हीट ए को जा सकती है। ऐसे टाइप की वॉल को अपन बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप है ये कौन सी वॉल है? अपनी कंडक्टिंग वॉल। और ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है ये है अपनी एडियाबेटिक वॉल। ये कौन सी है? एडियाबेटिक वॉल। अभी एडियाबेटिक का मतलब क्या है? एडियाबेटिक वॉल मतलब वो वॉल जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देंगी। तो जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो तीन गैसेस है, गैस ए, गैस बी और गैस सी। सपोज करते गैस ए का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, गैस ए का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। गैस बी का टेम्परेचर 30 डिग्री है और गैस सी का टेम्परेचर क्या है अपना? 40 डिग्री। गैस ए का लिया अपन ने कितना? 100 डिग्री, गैस बी का 30 डिग्री और गैस सी का 40 डिग्री। अभी अपने को पता है कि हीट हरदम फ्लो करती है कहाँ से? हाइयर से लोअर की तरफ। अभी ए का क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है, बी का कम है, सी का कम है। तो क्या होगा कि ये जो ए वाली गैस है ये अपनी हीट देंगी किसको? बी को। और क्यों ट्रांसफर हो रही है बी को? क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है। मतलब कंडक्टिंग वॉल अपनी हीट को ट्रांसफर करने देती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ए से हीट जाएंगी किसको? बी को। और ए से ही हीट जाएंगी किसको? सी को, क्योंकि सी का भी टेम्परेचर क्या है? ए से कम है। इसलिए ए वाला जो है वो हीट देगा किसको? बी को। और ए वाला जो है वो हीट देगा किसको? सी को। तो जब कब तक के हीट देगा ए वाला बी को और सी को? जब तक के ए का टेम्परेचर बी का टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता और ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक के वो क्या करेगा? हीट देगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेम्परेचर सेम होना। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है क्या? टेम्परेचर सेम रहना, उस चीज को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई दो सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? सेम है और वो सिस्टम किसी थर्ड के स्टार्ट में है, देन ऐसा बोला जाता है कि वो तीनों सिस्टम का एक में है थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, इसका कम है। तो ये कब पॉसिबल है कि सभी का टेम्परेचर एक ही आ जाए? जब ये वाली हीट किसको देगा? अपना इधर देगा और ये वाली हीट सी को देगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब टी ए, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी गैस एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी गैस। इस वाले कंडीशन को अभी क्या हो रहा है कि ए अपनी हीट बी को भी दे रहा था, इसलिए वो ए और बी का टेम्परेचर भी सेम होगा, ए और
सी का भी टेम्परेचर सेम होगा। पर यहाँ पे एडियाबेटिक वॉल लगाया अपन ने, तो हीट बी से सी में नहीं जा सकती, ना सी से बी में जा सकती, क्योंकि एडियाबेटिक वॉल क्या करता है, एडियाबेटिक वॉल हीट को ट्रांसफर नहीं करने देता है। एडियाबेटिक वॉल में हीट ट्रांसफर क्या रहता है, जीरो होता है। अभी अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम है, सेम कंटेनर है, सेम गैसेस है, गैस ए बी और सी। बस अपन अभी क्या कर दिए, ये जो प्लेट्स थी, जो वॉल्स थी, उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। पहले अपन ने वॉल्स क्या रखे थे, ब्लू कलर की वॉल जो कंडक्टिंग वॉल थी, वो किसके बीच में थी, ए बी और सी के बीच में। अभी वो कंडक्टिंग वॉल सिर्फ लगी है किसके बीच में, बी और सी के बीच में। और जो एडियाबेटिक वॉल पहले बी और सी के बीच में लगी थी, वो लगी है अभी आपकी कहाँ पर, ए बी और सी के बीच में। अभी एडियाबेटिक वॉल ए बी और सी के बीच में, तो क्या होगा, ए से टेम्परेचर, ए की हीट ना बी को जाएंगी, ए की हीट ना सी को जाएंगी। उसी तरीके से बी की हीट ना ए को जाएंगी और ना ही सी की हीट ए को जाएंगी, क्योंकि ये क्या एडियाबेटिक वॉल है, तो हीट ट्रांसफर इस टाइम पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट बी और सी के बीच में कौन सी वॉल लगी है, अपनी कंडक्टिंग वॉल। बी और सी के बीच में कौन सी वॉल लगी है, अपनी कंडक्टिंग वॉल। मतलब इसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है, कहाँ से, बी से सी के तरफ, बी से सी के तरफ और सी से ए के तरफ, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो सकता है। पर अपन इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बी से सी की तरफ ना ही हीट ट्रांसफर हो रही है, ना ही बी से सी की तरफ, ना ही सी से बी की तरफ हो रही है। मतलब कि जब अपन ने पहले वाले इसमें देखे थे कि ए का टेम्परेचर बी के इक्वल आ गया था और बी का ए का टेम्परेचर सी के इक्वल आ गया था, तो इससे अपने को ये पता चल रहा था कि जितना ए का टेम्परेचर होगा उतना ही बी का होगा, और जितना ए का टेम्परेचर होगा उतना ही सी का होगा। अभी दोनों के टेम्परेचर सेम है, मतलब ये कायम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसी वजह से अपना क्या होता है कि ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, टेम्परेचर बी इक्वल्स टू टेम्परेचर सी। कंडक्टिंग वॉल होने के बावजूद इन दोनों के बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इस वाले चीज को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। और लास्ट में अपने को मिलेगा क्या, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी और इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो इस वाले चीज को बोला जाता है अपना क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब अभी क्या हो गया कि तीनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या आ गया, अपना सेम आ गया। इस वाले चीज को बोलते हैं अपन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया सबको? सो देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड फॉर यू ऑल, दैट व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके पहले अपन ने जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, उसमें आपने ऐसा क्या चीज फाइंड आउट की है, वो आपको सोचना है और लिखना है आपके कॉपी में। तो उसके लिए क्या करो, ये वीडियो को पॉज करो कुछ देर के लिए, और उसके बाद में पॉज करने के बाद में आपको जो भी चीज़ लग रहा है कि आपने जीरोथ लॉ से क्या फाइंड किया, वो चीज़ वहाँ पर मेंशन करो। क्लियर है? तो सभी जन पॉज करेंगे ये वीडियो को। So let's start the video. I think everyone has written what they had find in the zeroth law of thermodynamics. So now we will see what we had find in zeroth law of thermodynamics. So we had found that one property, as we had discussed in earlier videos, what is property, everyone must know what is property. And if you not remember, then watch that slide again. The property is that thing which is the characteristics of the system, means which we can measure the characteristic of the system, that is known as the property. तो मेरे को इसमें से ये पता चला थर्मोडायनामिक्स के लॉ में से कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जो कि है टेम्परेचर। तो फ्रॉम जीरोथ लॉ वी हैड फाउंड दैट देयर इज वन फिजिकल प्रॉपर्टी, from zeroth law we found that there is one physical property which indicate whether the bodies are in thermal equilibrium or not. थर्मल इक्विलिब्रियम में वो बॉडी है कि नहीं है, ये कौन बताता है अपने को, जीरोथ लॉ। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है,
कि थर्मल इक्विलिब्रियम अपन कोई बॉडी का तब बोलेंगे जब उसका दोनों के टेम्परेचर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उस वाले चीज को बोलते हैं अपन क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। और दोनों के टेम्परेचर सेम रहना, तो टेम्परेचर सेम रहना मतलब अपने को कौन सी प्रॉपर्टी पता चल रही है, जीरोथ लॉ से, टेम्परेचर। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज आर सेम देन दी बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी कब बोली जाएंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, जब उन दोनों बॉडीज का या तीनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उस वाले टाइम पे अपन बोलते हैं कि बॉडी का है थर्मल इक्विलिब्रियम में। सो जीरोथ लॉ इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो जीरोथ लॉ काय के लिए यूज करते हैं अपन, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो अगर आपको कभी भी किसी ने पूछा कि जीरोथ लॉ से आपको क्या फाइंड आउट होता है, तो जीरोथ लॉ से अपने को क्या फाइंड आउट होता है, अपने को पता चलता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो कोई भी बॉडी का अपने को टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो वो कौन से इससे मेजर करेंगे अपन, जीरोथ लॉ से। क्लियर है। अभी अपन देखते हैं कि जीरोथ लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट आप देख रहे हो एक पिक्चर में एक लड़का है जिसको टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब उसको बुखार है। ये ऐसी कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ में, मतलब हर किसी के साथ में होती है। जब बीमार होते हैं अपन तो ऐसा होता है। तो अपने को टेम्परेचर मेजर करना है खुद के बॉडी का। तो टेम्परेचर मेजर करना है अपने को खुद के बॉडी का, तो अपन क्या करते हैं, एक थर्मोमीटर लेते हैं, वो अपने मुंह के अंदर में जीभ के नीचे रखते हैं और वो थर्मोमीटर अपना टेम्परेचर बताता है किसको, अपने बॉडी का। तो वो अपने आप जादू से बताता है क्या, नहीं, वो जो थर्मोमीटर है वो काम कर रहा है किसके ऊपर में, जीरोथ लॉ के ऊपर में। अभी वहां पे 3 बॉडी बोले तो आपने देखे होंगे थर्मोमीटर का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वो थोड़ा सिल्वर कलर का रहता है जिसको बोला जाता है बल्ब। तो वो होगी एक बॉडी। दूसरी बॉडी आप देखोगे तो थर्मामीटर के अंदर में एक लिक्विड फिल रहता है जिसको बोला जाता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी होगी अपनी दूसरी बॉडी। तो पहली बॉडी जो है बल्ब, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ में है, अपना मर्क्यूरी के साथ में। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जितना टेम्परेचर अपना बल्ब का है उतना ही टेम्परेचर अपना काय का है, उतना ही टेम्परेचर अपने मर्क्यूरी का है। जैसे अपन वो बल्ब को अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे वो बल्ब को अपन क्या करते हैं, अपने बॉडी के कांटेक्ट में रहते हैं, वैसे क्या होता है, जैसे अपन ने उनको कांटेक्ट में लाया तो वो बल्ब का टेम्परेचर क्या हो जाता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बल्ब का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक रहता है। तो वो क्या करता है, बल्ब सेंस करना स्टार्ट करता है किसको, अपने बॉडी के टेम्परेचर को। और वो तब तक के सेंस करता है जब तक कि अपना बॉडी का टेम्परेचर, बल्ब का टेम्परेचर और मर्क्यूरी का टेम्परेचर सेम नहीं आता, तब तक के वो क्या करते रहता है, सेंस करते रहता है। तब तक के अपनी वो मर्क्यूरी क्या होती है, आगे बढ़ते रहती है। तो इस तरीके से जब तीनों बॉडी का टेम्परेचर, बल्ब का टेम्परेचर और अपना मर्क्यूरी का टेम्परेचर सेम आएगा, उस टाइम पे अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या करता है, थर्मोमीटर मेजर करके देता है। तो इस टाइप से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा लॉ यूज होता है, जीरोथ लॉ। तो जो थर्मोमीटर है वो क्या करता है, अपना काय के ऊपर में काम करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर में। क्लियर है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है द टेम्परेचर मेजरमेंट इन एयर कंडीशनिंग। आपने देखा होगा जो अपना एसी है उसमें क्या होता है, उसमें अपन टेम्परेचर सेट करते हैं अपने को कितने टेम्परेचर पे होना। जैसा धूपकाले में अपने को बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अपने को टेम्परेचर कम करना है तो अपन कम पे सेट करते हैं। वही अपन अगर विंटर सीजन में देखेंगे तो बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो अपन उसको ज़्यादा हाइयर इसमें सेट करते हैं। तो ये किस बेसिस पे काम करता है, जैसा अपन ने जो टेम्परेचर सेट कर दिए वो हो गई अपनी एक बॉडी। फिर उसके बाद में जो अपना रूम है, ये रूम में एक दूसरा टेम्परेचर है, वो हो गया अपना दूसरी बॉडी। और थर्ड वाला है अपना क्या, वो थर्मो जो एसी है उसके अंदर में एक सेंसर लगा हुआ रहता है जो कंटिन्यूसली टेम्परेचर को सेंस करते रहता है। तो जब वो थर्मोमीटर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर और जो अपने टेम्परेचर सेट किया है, ये तीनों टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में नहीं आते तब तक के अपना वो थर्मोमीटर क्या करता है, काम करते रहता है। तो इस तरीके से अपन एयर कंडीशनिंग का भी टेम्परेचर कैसे मेजर, कौन से लॉ से मेजर होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। नेक्स्ट, ये वाली मशीन आजकल आप बहुत लोग देख रहे होंगे, अपन कहीं पे भी जाते
तो क्या होता है, अभी कोरोना होने के कारण से अपन कहीं पे भी जाते तो आप देख रहे होंगे कि जो मशीन है वो अपने को थर्मल स्कैनिंग करते हुए, एक जन रहता है दूर से उसको अपने को चेक करता है और फिर वो बताता है अपना टेम्परेचर कितना है, इसको बोला जाता है थर्मल स्कैनिंग। तो ये ऐसा डिवाइस है जो अपने को बॉडी को कांटेक्ट किए बिना अपने को टेम्परेचर बताता है। तो ये किस तरीके से बताता है, ये अपनी एक बॉडी है, ये हो गई अपनी एक बॉडी, उसके बाद में उसके अंदर में एक सेंसर लगा हुआ है, वो हो गई अपनी दूसरी बॉडी, और उसके अंदर में जब अपन उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर और सेंसर का टेम्परेचर जब मैच कर जाता है तो वो अपने को बताता है कि आपके बॉडी का इतना टेम्परेचर है। तो वो जो अभी थर्मल स्कैनिंग जो हो रही है वो भी कैसे हो रही है, कौन से लॉ के ऊपर में काम कर रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है काय के ऊपर में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। Now we will discuss the first law of thermodynamics. In the earlier slides we have discussed what is zeroth law of thermodynamics, and from that we have found that the temperature is used to measure by using zeroth law of thermodynamics. तो अगर अभी अपन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के पहले अपने को एक चीज़ पता होना चाहिए जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी के ऊपर में अपना जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम करता है। तो आप सभी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े ही होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroy, but it can be transferred from one form to another form। ये ऐसा बोलता है कि अपन इस दुनिया में एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते, सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो इस वाले चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो अपना फर्स्ट लॉ है वो काम करता है किसके ऊपर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ को कभी कभार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। क्लियर है। तो अब अभी अपन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, वन अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक साइकिल। साइकिल सभी को पता है, अपन ने पढ़े थे पहले वाली वीडियोस में कि साइकिल मतलब क्या होता है। साइकिल मतलब वो होता है कि जिस इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उस वाले चीज को बोलते हैं अपन साइकिल। तो स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल देन नेट हीट सप्लाइड, नेट बोले तो टोटल, जो टोटल हीट सप्लाइड कर रहे हैं अपन टू दी सिस्टम, द नेट हीट सप्लाई टू दी सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से अपन जो टोटल हीट सप्लाई कर रहे हैं किसको, सिस्टम को, इज इक्वल, वो क्या बोलता है, वो इक्वल रहना चाहिए किसके, टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, किसके इक्वल रहना चाहिए, उसके नेट वर्क डन के। मतलब जितनी अपन टोटल हीट दे रही है उतना ही क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में टोटल वर्क डन मिलना चाहिए किसको, सिस्टम से सराउंडिंग को। यही चीज बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो सिंबल दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक, ये रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक, साइक्लिक चेंज ऑफ डीक्यू, डीक्यू बोले तो साइक्लिक चेंज ऑफ हीट इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क डन। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है जितनी अपन हीट भेज रहे उतनी की उतनी हीट क्या होती है, अपनी पूरी की पूरी यूटिलाइज होती है, काय के लिए, वर्क में कन्वर्ट होती है। समझ में आया। तो वेर दिस सिंबल रिप्रेजेंट द सम ऑफ फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ये काय के लिए है, पर वो ये वाला स्टेटमेंट किस चीज के लिए, साइकिल के लिए। क्लियर है। सो जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये फाइंड किया था एक जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने। उसने एक एक्सपेरिमेंटेशन किया था। वो एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें लिक्विड फिल किया, एक कंटेनर लिया जिसमें क्या किया उसने, लिक्विड को फिल किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको लिक्विड फिल किया, और उस कंटेनर में उसने अटैच किया क्या,
थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर के साथ में एक मैकेनिज्म अटैच किया जिसको बोलते हैं अपन स्टर्लिंग मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म से कनेक्टेड है एक पुली, और पुली से कनेक्टेड है एक वेट। तो उसने क्या किया कि जब वेट नीचे आ रहा है, अभी वेट ये वाला इस पे वेट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, नीचे आ रहा मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अभी ये वर्क डन होने के कारण से ये जो पुल्ली है, पुल्ली से ये जो स्ट्रिंग है ये भी क्या होंगी, नीचे आएंगी, और नीचे आने के कारण से ये जो स्टर्लिंग मैकेनिज्म है ये क्या होगा, वो लिक्विड के अंदर में रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो लिक्विड के अंदर में रोटेट स्टार्ट करेंगे तो क्या हो गया, वेट नीचे आ गया, वेट नीचे आ गया मतलब वर्क हुआ, और वो वर्क क्या हो रहा है, ये मैकेनिज्म जब वो लिक्विड के अंदर में घूम रहा तो वो लिक्विड का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो लिक्विड का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वर्क करने के कारण से उसके अंदर का वो जो टेम्परेचर है उसका क्या हो रहा है, अपना हीट बढ़ रही है, उसके अंदर की हीट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसा अपन इसमें देख रहे हैं ग्राफ में 1 से 2 क्या हुआ, अपन ने वर्क डन किए, मतलब वेट नीचे आया मतलब क्या हुआ, वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन होने के कारण से ये क्या हो गया, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, मतलब हीट एनर्जी क्या होगी उसमें चेंज होगी, मतलब वर्क डन करने के कारण से अपने क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। तो ये अपन ने रिप्रेजेंट किए कैसे, 1 से 2 में। क्लियर है। अभी अपन उसने क्या कर दिया, फिर ये जो इंसुलेटेड था कंटेनर का, वो कंटेनर का इंसुलेशन निकाल दिया। अभी इंसुलेशन निकाल दिया तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर जो बढ़ा था, अभी इसका टेम्परेचर अंदर में क्या है, ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या कम है, तो ये जो लिक्विड है ये अपनी हीट किसको देगा, एटमॉस्फेयर को। किसको देगा, एटमॉस्फेयर को। और वो कब तक के जाएगा, जब तक के क्या होगा कि इसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बराबर नहीं आ जाता, मतलब इनिशियल टेम्परेचर नहीं आ जाता। तो ये 2 से 1 क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है, 2 से 1 क्या हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है। और इसमें अपन देख रहे हैं कि 2 से 1 जाने तक, जब 1 से स्टार्ट हुआ था अपना एक्सपेरिमेंटेशन, और एंड कहाँ पे हो गया, 1 पे ही, मतलब ये वाले कौन सी प्रोसेस होगी, अपनी साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है। तो ये इस वाले एक्सपेरिमेंटेशन से जूल्स ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फाइंड किया था। तो जैसा यहाँ पे लिखा है, इन दिस एग्जांपल गिवन हियर देयर आर ओनली 2 एनर्जीज ट्रांसफर क्वांटिटी एज द सिस्टम परफॉर्म थर्मोडायनेमिक वर्क। अपन ने क्या किया, सिर्फ 2 ही एनर्जी को कंसीडर किए। एक को वर्क एनर्जी, जब वेट नीचे आया तो उसके कारण से, वेट नीचे आने के कारण से क्या हो गया, अपना वर्क डन हुआ सिस्टम पे। और दूसरी कौन सी लिया अपन ने, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कब, जब प्रोसेस सेकेंड होगी, जब अपन ने इंसुलेटेड निकाल लिए तो प्रोसेस क्या होगी, सेकेंड वाली कंडीशन में। तो हीट रिजेक्ट कर रहा था, तो पहले अपन ने क्या किया, वर्क डन किए, और दूसरे प्रोसेस में क्या हो गया, हीट रिजेक्ट हो गई। तो उसको अगर एक्सपेरिमेंटली अपने को अलजेब्रिकली निकालना है तो अपना वर्क डन, टोटल वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया था, अपना साइकिल का हीट। क्योंकि जितना ये वेट नीचे आया उतनी स्पीड में क्या हो गया, वो स्टर्लर घुमा, और उस स्टर्लर घूमने के कारण से उतने इसमें क्या हो गया, अपना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया उसका। तो नेट समीशन ऑफ डब्ल्यू साइकिल, पर ये एक का नहीं है, ये साइकिल बोल रहा था, साइकिल में समीशन, साइकिल का सबमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइकिल का हीट। अभी यहाँ पे 2 ही प्रोसेस है, इसलिए अभी कभी कभार हो सकता है कि प्रोसेस ज़्यादा हो। सपोज ये एक प्रोसेस हो, ये एक प्रोसेस हो, ये एक प्रोसेस आई, और ये एक प्रोसेस आई। तो हो सकता है ये जो पहली प्रोसेस है 1 से 2, इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। तो हो सकता है अपने ने इसमें वर्क डन दिए सिस्टम में। 2 से 3 इसमें हीट का ट्रांसफ़र किया अपन ने। 3 से 4 में क्या हो गया, इससे अपने को एक्सपांड हुआ, मतलब इससे कुछ तो भी वर्क प्रोड्यूस हो गया। और 4 से 1 मतलब यहाँ पे क्या हो रही, हीट अगर रिजेक्ट हो रही। तो ये पूरे साइकिल में जितना वर्क प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पूरे साइकिल के, किसको, हीट को। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की यहाँ पे साइन है। अगर अपने को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो अपने को एक कुछ तो भी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, समीशन ऑफ डब्ल्यू साइकिल इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट लगाया जिसको बोला गया है जे इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर। तो वेयर जे इज जूल्स कांस्टेंट, और ये जे को क्या बोला गया, जूल्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू उसने लिया कितना,
1, जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू उसने कितना लिया 1। तो इसको 1 यहाँ पे मैं 1 पुट अप करूंगा तो क्या हो जाएगा, नेट हीट नेट वर्क डन ऑफ द साइकिल इज इक्वल्स टू नेट हीट ऑफ द साइकिल। और ये जो जूल्स इक्विवेलेंट है इसको ही बोला जाता है क्या, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या चीज बोला जाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है तो वो हरदम याद रखना कि जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू उसने कितना लिया था 1, और उसको और कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है किसको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के नाम से। क्लियर है। यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, नोट ये आपको एकदम याद रहना है क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो सिर्फ अप्लीकेबल है किसको, साइक्लिक प्रोसेस को। ये किसको अप्लीकेबल है, सिर्फ ये वाला लॉ साइक्लिक प्रोसेस को। और साइक्लिक प्रोसेस सभी को पता है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे एंड होना चाहिए, उस वाले प्रोसेस को अपन साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ अप्लीकेबल है किसको, साइक्लिक प्रोसेस को ही। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर क्लोज सिस्टम, चेंज ऑफ स्टेट ऑब्लिक प्रोसेस। अभी अपन ने इसके पहले जो लॉ देखे हो किसका था, साइक्लिक प्रोसेस के लिए था, साइक्लिक प्रोसेस के लिए था। अभी अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए, प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेस के लिए क्या बोलता है, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट इज नथिंग बट क्या होता है, प्रोसेस, during which both heat transfer and work transfer are involved, during which both heat transfer and work transfer are involved। मतलब जब सिस्टम जो है वो अपना स्टेट को चेंज करता है, मतलब जब प्रोसेस हो रहा है तो तब क्या होता है कि वो वाले प्रोसेस के टाइम पे हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर दोनों होता है, और द नेट एनर्जी ट्रांसफर विल बी स्टोर्ड और एक्यूमुलेटेड विद इन द सिस्टम। और उस कारण से जो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो क्या होती है, एक्यूमुलेट करके रखा जाता है किसके अंदर में, सिस्टम के अंदर में। तो इसको तो अपन ने क्या किया, पहले इनिशियल एनर्जी थी कितनी, E1। जैसा आप ये इसमें देख रहे हो, सिस्टम में अपन पहले इसकी एनर्जी रहेंगी, ये सिस्टम के अंदर में कुछ तो भी E1। क्लियर है। अपन ने क्या दिए, हीट को सप्लाइड किए, हीट को सप्लाइड किए, तो यहाँ पे आ गया Q। उसके बाद में क्या हो गया, ये सिस्टम ने कुछ तो भी वर्क प्रोड्यूस किया। तो वर्क प्रोड्यूस किया, सभी को पता है वर्क जब भी प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस किया तो ये आ गया अपना W। और वर्क प्रोड्यूस करने के कारण से ये जो E1 है, एनर्जी जो पहले थी वो एनर्जी क्या होगी, कम हो गई, अभी वो हो गई E2। तो अगर अपने को चेंज इन एनर्जी निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, E1 माइनस E2। और E1 किसके कारण से था, अपना Q, अपनी हीट सप्लाइड करे उसके कारण से अपने को क्या मिला था, इंटरनल एनर्जी उसकी थी। और वो इंटरनल एनर्जी कम किसके कारण से हो गई, अपने वर्क डन करने के कारण से। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिखे अपने, Q माइनस W। और उसको अपन लिख सकते W इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। मतलब मैंने क्या किया, ये चेंज इन W को इधर साइड में लेके गए। ये एक थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सबको आ जाएगा। Q इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी चेंज इन एनर्जी प्लस W। अभी ये चेंज इन एनर्जी, अपन ने एनर्जी बहुत सारे टाइप की पढ़ी थी। एक एनर्जी पढ़ी थी अपन ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद में पढ़ी थी अपन ने इंटरनल एनर्जी। तो अगर अपन सपोज कर रहे हैं कि जब सिस्टम प्रोसेस हो रहा है तब ना ही उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे सिर्फ उसके अंदर में कौन सी एनर्जी चेंज होंगी, अपनी इंटरनल एनर्जी को। इसलिए यहाँ पे डेल्टा ई को मैंने रिप्लेस कर दिया कैसे, डेल्टा यू से, क्योंकि यू को अपन क्या करते हैं, बोलते हैं चेंज इन इंटरनल, यू बोले तो होता है इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा यू इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये साइकिल है, सॉरी ये एक प्रोसेस है P1 V1 और एक है प्रोसेस P2 V2। तो इस टाइम पे अगर अपन कुछ हीट फर्स्ट लॉ अप्लीकेबल करना है तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि P1 से P2 जाने तक के क्या होगा, हीट ट्रांसफर भी होंगी ये वाले प्रोसेस में, और क्या हो रहा बोलता, वर्क डन भी होगा ये प्रोसेस में। तो हीट ट्रांसफर भी होंगी ये प्रोसेस में, और क्या होगा,
वर्क डन भी होगा। और जितनी अपन हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो पूरी की पूरी हीट क्या में वर्क डन में चेंज नहीं होंगी, कि उसमें की कुछ हीट क्या होंगी, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आएगा। तो इस वाले इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए हरदम याद रखना, प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन क्या है, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मतलब हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये वाला स्टेटमेंट आपको हरदम याद रखना है। किसके लिए, ये है प्रोसेस के लिए। और उसके बाद में साइकिल के लिए क्या था, सम ऑफ इंटरनल हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू सम ऑफ वर्क डन। क्लियर है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं अपन ने आज अभी तक के क्या पढ़े। सबसे पहले तो अपन ने पढ़े जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, उसके बाद में देखिए प्रॉपर्टी कौन सी काम में आती है किसके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद में अपन ने देखे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद में अपन ने देखे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद में अपन देखे प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जैसा जीरोथ लॉ यूज होता है काइक को टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वैसा ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो मेजर करता है वो मेजर करता है इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपको कभी भी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको क्या फाइंड आउट हुआ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप बोलोगे हमारे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है वो फाइंड आउट होता है कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। ये कुछ क्वेश्चन है जो MSBT में फ्रिक्वेंटली आस्क होता है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद में अपने ओन लैंग्वेज में आपको क्या समझ में आया उसके आंसर, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक विद सुटेबल एग्जांपल, तो